नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियां तेज कर रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी और चुनाव समिति की घोषणा कर दी है और इन समितियों की घोषणा करने के बाद 32 सदस्य की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष किसी और को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है, जबकि प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि खुद कमलनाथ हैं। कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य फोकस आदिवासियों पर रहेगा और इलेक्शन कैंपेन कमेटी में पार्टी के दिग्गज नेताओं को रखने के साथ ही कुछ वरिष्ठ नाराज नेता, जिनमें केपी सिंह कक्काजू हैं, इसके साथ साथ लक्ष्मण सिंह है, इन नेताओं को भी जगह दी गई। और जगह देने का कारण यह है कि पार्टी में वैसे तो ऊपर तौर से कोई गुटबाजी नहीं देखी जा रही है, लेकिन फिर भी जो नाराज हैं उन्हें जगह दे दी जाए। लेकिन इन कमेटी में भी दिग्विजय सिंह का दबदबा है। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हाईकमान ने चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया। साथ ही समिति में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भी। अब इसके साथ बीजेपी लगातार निगरानी कर रही है। निगरानी के तौर पर उसके कई सारे प्रभारी हैं। यह कहा जा रहा है कि प्रभारी पर प्रभारी और प्रभारी पर प्रभावी बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है और इस विधानसभा चुनाव की कमान पूरी तरह से दिल्ली के हाथ में बीजेपी के लिए। वहीं अगर इसके उलट देखा जाए तो कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की कमान प्रदेश के नेताओं के हाथ में है। आज हम दोनों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने क्या हैं। लेकिन एक बार बीडी शर्मा को सुन लीजिए। कौन कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती, इससे हमारा कोई बहुत सरोकार नहीं। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो एक तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है, तो दूसरे परिवारवाद की गारंटी है। उनकी कमेटियों में भी जो दिखाई देता है कि पिता भी कमेटी के अंदर है, तो बेटा भी उसके अंदर है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों कमेटियों में। तो परिवारवाद को चरितार्थ करने वाली ये कमेटी है। लेकिन एक बात जरूर मुझे ध्यान में आती है कि कमलनाथ जी ने चोट कर दी है दिग्विजय सिंह जी के साथ, क्योंकि वो भी अपने बेटे के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और मैंने तो पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर गांधी परिवार, मध्य प्रदेश के अंदर दो परिवार, कि कमलनाथ जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन कमेटियों में मुझे ध्यान में जो मैं देखने को मिलता है कि नकुलनाथ तो हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बेटे नहीं है। बड़ी चोट कर दी है कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव की भूमिका इन समितियों के हाथ में और इन समितियों की कमान, जो चेहरे हैं वो चेहरे क्या कहते हैं। रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरमन साहब, मैं आपके पास आता हूं और यह जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर मध्य प्रदेश का चुनाव कहने क्या वाला है। मध्य प्रदेश की चुनाव की दशा दिशा क्या है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जो कमान है, उसकी जो निगरानी है, उसका जो प्रबंधन है वो दिल्ली के पास चला गया। दिल्ली से सब कुछ तय हो रहा है और बतौर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी है। इसके बावजूद मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, जामवाल, भूपेंद्र यादव, अश्वनी वैष्णव लगातार हर पल हर सप्ताह बैठक कर रहे हैं और निगरानी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। वहीं ठीक इसके उलट हम आते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस का विधानसभा चुनाव वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के नेताओं पर फोकस है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि जयप्रकाश जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं और कमलनाथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों की आपस में पट नहीं रही। कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाके विरोध दर्ज हुआ
और विरोध दर्ज करने के बाद तत्काल रणदीप सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया कि बोले भाई चुनाव का टाइम है, हटा नहीं सकते, लेकिन हम इनके ऊपर इनको बिठा देते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें स्थानीय नेताओं के भरोसे विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का और बीजेपी केंद्रीय नेताओं के भरोसे कैसे समझें? देखिए माननीय मनोज जी, यदि आप पुराने चुनाव का संदर्भ देखेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव या दूसरे राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो जो अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने वहां से ऑब्जर्वर अपॉइंट करती हैं और इस ऑब्जर्वर अपॉइंट करने के साथ साथ उनके जो प्रभारी महासचिव रहते हैं वो भी सारी चीजों को देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या कि चुनाव में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी कमेटियां बनती, चुनाव घोषणा पत्र कमेटी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी, चुनाव समिति, और अभी तो और भी कमेटियां बनेंगी। तो क्या रहता है कि वो कमेटियां सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस हो जाए और जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो मंत्री हैं या दूसरे महासचिव हैं या उपाध्यक्ष हैं, वो दूसरे राज्यों में कामकाज ज्यादा करने की बजाय पूरा फोकस यहाँ लगा दे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरी ये है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों में जो उनके बड़े नेता रहते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से मतभेद ना हो, उनको एडजस्ट किया जाए, उनको कमेटियों में रखा जाए और जो नेताओं के बीच में जो अनबोला होता है वो समाप्त किया जाए। अब इसके साथ जो इलेक्शन की जो कमान जो है ना, जो सेंट्रल लीडरशिप ने ले ली है, हाई कमान ने ले ली है, उसके कई सारे कारण हैं। देखिए मैं 3-4 कारण बताना चाहूंगा माननीय मनोज जी सरमन जी। पहला कारण ये है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है ना वो राज्यों के चुनाव में सीधा का सीधा फीडबैक अपनी आंखों से, अपने कानों से देखना सुनना चाहता है। एक दूसरा, जो राज्य के नेताओं के बीच में जो तमाम तरह के मतभेद होते हैं, तो उन मतभेदों को वो उनका सुलझाने का, उनका समाधान करने का अभी उनका एक तौर तरीका है। जब वो आते हैं तो सारे लोगों को बुलाते हैं, क्लास लेते हैं। इसके साथ साथ वो जमीनी हकीकत फीडबैक स्वयं लेते हैं। और फीडबैक लेने का उनका एक तो देखिए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं तो उनके बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, संगठन भी है, और इसके साथ साथ उनकी अपनी जो खुद का जो उनका नेटवर्क काम करता है हाई कमान का, उसके माध्यम से भी अपना वो फीडबैक लेने का काम करते हैं जी। इसके अलावा कि राज्य में स्थितियां क्या चल रही हैं, सरकार किस तरह का काम कर रही, मंत्रियों में किस तरह का कामकाज हो रहा, मंत्रियों के साथ में सरकार संगठन का किस तरह का समन्वय चल रहा। जहां तक मेरी जानकारी है कि राज्यों में जब सरकारें बनती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व जो है ना, मंत्री और संगठन के बीच में एक समन्वय समिति बनाते हैं। अब समन्वय समिति की बैठक लगातार हो रही कि नहीं हो रही है, उसमें किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो संगठन और जो सरकार है उनमें किस तरह का समन्वय काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व जो है ना अपने हाथ में, केंद्रीय नेतृत्व तो अपने हाथ में लेता है। ठीक है, लेकिन हम बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। रंजन साहब हमारे साथ मौजूद है, एक बार रंजन साहब के पास चलेंगे। रंजन जी, आप क्या मानते हैं? जी मनोज जी, सवाल पूछेंगे आप? मेरा सवाल यही है कि एक और ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस है वो अपने स्थायी नेताओं के भरोसे रणनीति बना रही है। दिल्ली के नेताओं का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप उसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी ओर अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी अपने केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से झोंक रही है। और देखें तो मध्य प्रदेश का चुनाव दिल्ली के नेता बना रहे हैं, उसकी निगरानी दिल्ली के नेता कर रहे हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो किसी भी विज्ञापन में, किसी भी होर्डिंग में, किसी भी बैनर में शिवराज जी से बड़ा नरेंद्र मोदी का चेहरा है। डबल इंजन की सरकार का जिक्र तो किया जा रहा है। यानी कि ये माने कि दिल्ली का नेतृत्व ये मान चुका है कि हमें निगरानी करनी ही पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, हमें कमान अपने हाथ में लेनी ही होगी, क्योंकि वहां पर चीजें ठीक नहीं चल रही। उसका बिल्कुल आपने सही कहा। उसका कारण है मनोज जी, सबसे पहले तो मैं उसका जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, 2018 का इलेक्शन है। 2018 में बीजेपी ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो गोल पोस्ट है उनसे 7 सीट दूर रहे। ठीक है,
तब तक शिवराज जी एकमात्र नेता थे, पार्टी को लीड कर रहे थे, उनके लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन शिवराज जी लगातार लीड कर रहे थे। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार आई, उसको हटा के बीजेपी सरकार आई, अभी उसके बाद एक और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भी जो 28 लोग कांग्रेस से भाजपा में आए थे, जहां उपचुनाव हुए, टोटल 29 सीट थी, उसमें भाजपा ज्यादातर सीटों पर विजयी रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली, लगभग 9 सीट मिली उनको 28 में जो शुरू में चुनाव हुआ था। उसके बाद जो नगरीय चुनाव हुए मनोज जी, उसमें 16 के 16 जो नगर निगम है वहां भाजपा काबिज था, उसका कब्जा था। जब नगरीय चुनाव नगर निगम के, उसमें 7 सीट भाजपा हार गई। सिंगरौली भी है जहां आपके कैंडिडेट जीते, ग्वालियर में 40 साल बाद कांग्रेस जीती, मुरैना में भाजपा हारी। तो साफ लगने लगा कि जो नेताओं का जादू कहें या पार्टी का बेस कहें या पार्टी के खिलाफ नाराजगी कहें, वो बढ़ता जा रहा है, रिजेंटमेंट है। दूसरा कारण मनोज जी ये है कि जो सत्ता और संगठन में जो समन्वय होना चाहिए, पिछले 3 साल से नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि कॉन्फ्लिक्ट की खबरें लगातार आ रही हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो सीएम हैं, उनमें शायद जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं है। यही कारण है कि आपको याद होगा कि एक फोटो दिखाया गया था पार्टी की तरफ से, या सीएम ने फोटो दिखाया जिसमें बीडी शर्मा जी और सीएम एक साथ दिख रहे हैं। वो फोटो ट्वीट किया गया, वो मैसेज इसलिए था कि बताने के लिए कि दोनों एक हैं। तो पार्टी के लीडर्स में फिर एक और घटनाक्रम हुआ। जयंत मलैया जी जो थे, उनका कुछ घटनाक्रम हुआ, वहां पे पार्टी चुनाव हार गए, नगरीय चुनाव में उनको नोटिस दिया गया, फिर नोटिस वापस लिया गया, बेटे को हटाया गया, बेटे को फिर लिया गया, बेटा छोड़ चुका था, फिर बेटे को लिया गया। एक और घटनाक्रम हुआ, दीपक जोशी ने, जो कि कैलाश जोशी के बेटे हैं, कैलाश जोशी जी स्वर्गीय हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का जाना बहुत बड़ा झटका था पार्टी के लिए। एक मैसेज गया सेंट्रल लीडरशिप को कि ऑल इज नॉट वेल विद इन बीजेपी। यही कारण है कि वहां से दखल लगातार भाजपा में बढ़ने लगा है। वाकई दखल पड़ने लगा है। एक सवाल और है सरमन जी, मैं देख रहा हूं कि जब भी चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे वो चंबल हो, विंध्य हो या फिर प्रदेश के दूसरे इलाके हों। इसके साथ साथ किन कमेटियों में किस व्यक्ति को लिया जाए, किस चेहरे को लिया जाए, किस जाति वर्ग को लिया जाए, ये भी एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में चूंकि सीधी में एक बड़ी घटना हुई आदिवासी के साथ, समाज उसे स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे स्वीकार नहीं करते, तो उसमें जो विंध्य रीजन है उसमें एक संकेत ये जाने लगा कि वहां के ब्राह्मण, जो शुक्ला है जिसने इस घटना को अंजाम दिया, वहां के ब्राह्मण से नाराज हैं। तो देखा गया कि अमित शाह जाना पाओ गए, परशुराम जी की जन्मस्थली में जाकर उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की। इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर जब विंध्य में गए तो वो रीवा में जहां एक और गिरीश गौतम के घर गए तो राजेंद्र शुक्ला के घर भी गए, एक संकेत देने की कोशिश की। अब अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस ने, क्योंकि बीजेपी अब तक कोई ऐसा संकेत बतौर आदिवासी के तौर पर नहीं दे पाई है, चाहे वो घोषणा पत्र समिति हो, चुनाव समिति हो, या फिर केंद्र में भले ही आदिवासी के तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, लेकिन संकेत नहीं दे पाई। ऐसा माना जा रहा था कि शायद बीजेपी किसी प्रदेश अध्यक्ष को, आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने यहां पर कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाकर एक संकेत देने की कोशिश की है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस जातिगत समीकरणों को साध कर संकेत दे रही है और बीजेपी कहती है कि फर्क इससे नहीं पड़ता है, फर्क बूथ मैनेजमेंट से पड़ता है, हम जमीन पर जाकर उस समीकरण को संभालेंगे। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, वहां पर क्षत्रिय मुख्यमंत्री, हिमाचल में देखा क्षत्रिय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में देखा क्षत्रिय मुख्यमंत्री। अगर कांग्रेस होती तो यह कभी नहीं करती। तो क्या माना जाए कि बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बूथ मैनेजमेंट पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने स्थानीय समीकरणों पर वहां चीजों को ध्यान देती है? देखिए माननीय मनोज जी, आपने दोनों बात बहुत स्पष्ट कर दी। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो जातिगत प्रदेश अध्यक्ष बनाए, इस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है। यदि अपन पुराना संदर्भ देखें कि नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान दोनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहे, किसी SC/ST को नहीं बनाया इन्होंने, और ये राकेश सिंह भी रहे, इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी भी रहे। तो यहाँ बातचीत तो होती है,
हालांकि उन्होंने राज्यपाल बनाया है, अनुसुईया उइके को बनाया है, देश की राष्ट्रपति बनाया उन्होंने, तो जातिगत साधने में तो वो भी विश्वास रखते हैं, लेकिन संगठन में उनका इस तरह का नवाजने का जो क्रम है वो बहुत कम देखने में आता है। और आप देखिएगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार 2008 से एक जाति और जाति में भी उपजाति पर फोकस करते हैं, उनके सम्मेलन करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में जाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए योजनाएं भी चलाते हैं और उनके लोगों से मिलते भी है। जहां तक मेरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार 2000 लोगों से हाथ मिलाते हैं और वो सामान्य वर्ग के बीच में जो बहुत ही लेमन होता है उनके बीच में घुल मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस ने बहुत ही रणनीति के तहत इस पर काम किया है। देखिए, मैं आपको 2-3 संदर्भ देना चाहूं कि मध्य प्रदेश में 230 में से 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 35 सीट जो है ना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब पिछले 18 के चुनाव में देखें, 2018 के चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटें जीती थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, और 17 सीट जीती थी अनुसूचित जाति की, और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। SC/ST की सीटें यदि मिला के देखें टोटल मध्य प्रदेश में तो 82 सीटें हो रही हैं, और 82 सीटों का जो मतदाता है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चला जाता है वो मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बन जाती है। पिछला 2018 का चुनाव इसका संकेत और प्रमाण है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में हमेशा से चला आया है, जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है, कि वो गरीबों की, आदिवासियों की, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी और माइनॉरिटीज की पार्टी कहलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये मतलब जन जन तक ये बात आराम से पहुंच चुकी है लंबे समय से, कि वो एक वर्ग विशेष की पार्टी के रूप में जानी जाती है और उन्हीं वर्ग विशेष के लिए वो काम करते हैं। हालांकि माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, उस छवि को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो खुद भी इस बात को कई चुनाव में कह चुके कि मैं अमुक वर्ग से आता हूं, मेरे लिए इस तरह के कमेंट पास करते हैं, और वो सरकार बन भी गई थी कमेंट के बाद जो मणिशंकर अय्यर ने उनके लिए किया था। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो आपने कहा था ना कि उनको बूथ मैनेजमेंट से मतलब है, यदि ये संदर्भ देखें अपन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको लाल सिंह आर देखिए कोई मध्य प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, फग्गन सिंह कुलस्ते कोई महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, और यदि मध्य प्रदेश की आदिवासी नेताओं की बात देखें तो ज्ञान सिंह है उनके पास में भूरिया परिवार है, उनके पास में ये आपका जो महाकौशल का जो परिवार है अनुसूचित जनजाति का, तो बहुत सारे परिवार हैं और अनुसूचित जाति के भी परिवार हैं, लेकिन उस पर फोकस करने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने संगठन पर, और इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं और अपने संगठन पर पार्टी ज्यादा भरोसा कर रही है बीजेपी, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। रंजन साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं वो गोंड हैं, इसके साथ भील हैं, भिलाला हैं, कोरकू हैं, सहरिया, चंबल में अगर आप आते हैं तो वहां पर सहरिया हैं। अगर देखें तो बीजेपी के पास गोंड आदिवासी नेता ज्यादा हैं। हमने देखा कि उर्मिला सिंह वहां पे थी, फग्गन सिंह कुलस्ते भी वहां पे हैं, लेकिन भिलाला और भील, दो वर्ग के नेताओं की कांग्रेस के पास कमी है, और भील तो है ही नहीं है। अगर इस बेल्ट में देखा जाए कि बड़वानी, रतलाम, धार, झाबुआ, इस बेल्ट में इसी तरह के आदिवासी ज्यादा हैं। इधर सहरिया आदिवासी चंबल में, तो वहां भी कोई इस तरह का बड़ा नेता पार्टी के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांतिलाल भूरिया को अगर पार्टी लेकर आई है तो क्या समझें, क्योंकि पार्टी की चिंता आदिवासी वोट बैंक है। पिछली बार बीजेपी को अगर सत्ता नहीं मिल पाई तो एक बड़ा कारण यह भी था, और इस बार यही कारण है कि राज्यपाल उस वर्ग से हैं, राज्यपाल आदिवासी इलाकों में जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद, देश के प्रधानमंत्री ने खुद एक कार्यक्रम शहडोल में किया। इसके साथ साथ अगर आप आए तो अभी पार्टी ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के तौर पर सोलंकी को लेकर आई है, पार्टी संकेत देने की कोशिश की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हर्ष सिंह, जो कि झाबुआ से आते हैं, शिवगंगा संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको बनाया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शायद पार्टी उन्हें वहां पर संगठन में लगाने का काम कर रही है, उस इलाके में मजबूत करने का काम कर रही है। तो अगर दोनों की पार्टियों की स्थिति को समझा जाए, उनकी परिस्थिति आदिवासी वर्ग को लेकर और चेहरे, कौन बेहतर? जी नहीं, देखिए, पिछले 2003 से जो चुनाव हुआ था, जिसमें दिग्विजय सिंह की सरकार हटी थी, यानी कांग्रेस सरकार हटी थी,
तो उसका जो मुख्य कारण था, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्राइबल के बीच में बीजेपी की स्वीकार्यता, और उसके पीछे जो कारण था वह संघ का लगातार काम, चाहे सेवा भारती के माध्यम से हो, चाहे बनवासी कल्याण मासरा के माध्यम से हो, और जो भी प्रकल्प उनके हों। वो जो झाबुआ बेल्ट है पूरा, अगर आप, अब तो पहले एक डिस्ट्रिक्ट था, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खन्ना, जो पूरा बेल्ट है, लंबा बेल्ट है, वहां पे जो उनकी जो पैठ हुई, उन्होंने जो जगह बनाई, अपने बेस को एक्सपेंड किया, वो बहुत बड़ा कारण था भाजपा को सरकार में लाने का। और एक चीज मनोज जी मैं बताना चाहूंगा आपको, जब दिग्विजय सिंह उस समय हार मानने को तैयार नहीं थे, यानी कि रिजल्ट लगातार आ रहा था और तब भी नहीं मानने को तैयार थे कि वो कांग्रेस हारेगी। उसके पहले आप तो जानते हैं, अनाउंस कर चुके थे कि अगर पार्टी हारती है तो 10 साल कोई हम पोस्ट नहीं लेंगे, कोई पद नहीं लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था उनको। लेकिन जब झाबुआ की 5 सीटें, तब अलीराजपुर तो था नहीं, केवल झाबुआ ही था, 5 सीटें थी, वहां पे जब भाजपा जीत गई, वहां उन्होंने हार मान लिया। तो भाजपा का लगातार वहां पे प्रभाव बना रहा है। वो टूटा 18 में आके, उसके पीछे कारण यह है कि स्थानीय नेताओं का आपस में गुटबंदी, और साथ में जो किसानों का जो एक कर्ज माफी का जो मुद्दा लेके कांग्रेस से आई, बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि ट्राइबल के बीच में भी तो किसान हैं, और उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। आपने बिल्कुल सही कहा, कांतिलाल भूरिया बड़े नाम है, मालवा से आते हैं और एक बड़े सेगमेंट को एड्रेस करते हैं, भील भिराला को, तो बिल्कुल सही बात है। तो भाजपा इसीलिए परेशान है कि जो 2018 में हो गया, क्या कारण था, क्या कमी थी कि आदिवासियों से दूर चले गए? क्या केवल किसानों कर्ज माफी मुद्दा था और मुद्दा था? मेरा मानना है कि जो स्थानीय स्तर पे जो नेता है पार्टी के, उनको पार्टी नहीं खड़ा कर पाई, उनसे जुड़ाव नहीं कर पाए। ठीक है, ओबीसी आपका हो सकता है, अपर कास्ट, जो नेता आपको आगे बढ़ाने थे, जो आपके जो प्रतीक चिन्ह बनते, जिनके माध्यम से आपको अंदर जाना था, बेस को मजबूत करना था, वो पार्टी नहीं कर पाई। इसी कारण 2018 में पार्टी से वो भंग हुआ। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो कांग्रेस कांतिलाल भूरिया को लाई है, उस ट्राइबल बेस को मेंटेन करने की कोशिश है। हमारे पास हाथ हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि लाडली बना स्कीम के कारण, क्योंकि लाडली बना स्कीम बीजेपी समझती हमारा गेम चेंजर है, हर घर में जा रही है, चाहे ट्राइबल हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी हो, उनके माध्यम से फिर वापस ट्राइबल को लाने की कोशिश हो रही है। तो कांतिलाल भूरिया के माध्यम से कांग्रेस उनको रिटेन करना चाहती है, और भाजपा लाडली बना इसकी के माध्यम को लाना चाहती है। एक और चीज हुआ मनोज जी, सॉरी मैं आपका टाइम 2 मिनट लूंगा जी। ये जो पिछले, आपको याद होगा, पिछले साल 2 साल पहले जो बिरसा मुंडा जी के नाम पे जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, वहां से भाजपा शुरुआत कर चुकी थी ट्राइबल्स को आइडेंटिफाई करने की। भाजपा लार्जर कैनवास पे काम कर रही है, पूरे देश में मनाया गया, उनके नाम पे छुट्टी घोषित की गई। फिर हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे रखा गया, वो ट्राइबल थी। फिर रानी दुर्गावती के नाम पे जो गोड रानी थी, उनके नाम पे यात्राएं निकाली गई। तो भाजपा लगातार काम कर रही है ट्राइबल के नाम पे, इसीलिए मतलब उनके चेहरे के तौर पर नहीं कर रही है, लेकिन उनकी स्मृतियों के तेरे पर, उनके महापुरुषों के नाम पर, उनकी जो तमाम सारी पहचानें, उनके नाम पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रंजन साहब आपका, और शुक्रिया आप करेंगे रंजन सरमन नगेले साहब आपका भी। और तो कुल मिलाकर हमारी चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे उफान पर आ रहा है, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे ये चुनाव और रोचक होता जाएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।